हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं हमारे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, कोई भी कॉन्सेप्ट रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको ये पूरा चैप्टर जैसा है तैसा दिया है वैसा पूरा करना है। यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.3, प्रैक्टिस सेट 3.4, ये चारों प्रैक्टिस सेट्स आपको अच्छे से करने हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि ये जो चैप्टर है इसका जो वेटेज है, यानी कि ये जो चैप्टर है वो आपको बोर्ड एग्जाम में, इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, विथ ऑप्शन बोल रही हूं मैं, विथ ऑप्शन की बात कर रही हूं। तो इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको ये 16 मार्क्स अपने मुट्ठी में करने हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके, बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस को अच्छे से समझ पाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, क्योंकि मैं अगर सीक्वेंस बताऊंगी ना तो उससे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर और इट फॉलोज सर्टेन पैटर्न। इसका मतलब क्या है, देखो सीक्वेंस का मतलब अच्छे से समझ लो। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर्स का कलेक्शन। और वो जो नंबर्स है वो अरेंज है सर्टेन ऑर्डर में, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो नंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर इन सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर का कलेक्शन है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, क्या है, हमारे पास नंबर का कलेक्शन है। और यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना वो क्या कर रहे हैं, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप वो पैटर्न को क्या करो, ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर है 1, फिर उसके बाद नंबर है 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जब हम लोग 1 में क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दैट इज 4 मिला, है ना। वैसे ही 4 में 3 ऐड करो तो क्या मिलेगा, हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, है ना। तो 7 में अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा वाला पैटर्न, +3 वाला, कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नंबर में 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, या वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। वैसे अगर यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो 4th एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास नंबर का कलेक्शन है। और यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जरा ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे देखो जो नंबर्स है वो क्या है, 4, 16, 64, सो ऑन। तो यहाँ पे भी कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, है ना। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है ना, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल गया, दैट इज 16। वैसे ही अगर हम लोग 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, दैट इज 64। वैसे ही अगर हमको इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वही वाला पैटर्न यूज करेंगे। ओके, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 वाला। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 वाला, कि जब हम लोग प्रीवियस नंबर में, प्रीवियस मतलब पहले वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स का कलेक्शन होगा और वो जो नंबर्स है
वो अरेंज होंगे सर्टन पैटर्न में, यानी कि वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे सारे एग्जांपल्स देखो, ये जो चार नहीं 5 टोटल 5 एग्जांपल्स है ना, ये सारे ही हमारे क्या है सीक्वेंस है, क्योंकि ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे भी देख लो एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखो 6 का टेबल है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है ना। 6 में अगर आप लोग 6 प्लस करोगे तो आपको 12 मिलेगा, 12 में +6 करोगे तो आपको 18 मिलेगा, 18 में +6 करोगे तो आपको 24 मिलेगा। और यहाँ पे देखो सीक्वेंस की एक खासियत होती है, सीक्वेंस की क्या खासियत होती है पता है, कि हम क्या कर सकते हैं, वो पैटर्न का यूज करके हम लोग नेक्स्ट नंबर को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, ये पैटर्न को लगाओगे, ये पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, है ना। यानी कि जब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसमें +3 करेंगे, यानी कि 10 के लिए भी हम लोग वो वाला पैटर्न यूज करेंगे और इसका नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा एंड दैट विल बी 13। तो सीक्वेंस की एक खासियत होती है कि हम क्या कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट नंबर क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स अगर क्या है सीक्वेंस में है, तो उसका हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर हम लोग बता सकते हैं वो पैटर्न का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये पांचों एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये पांचों एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सीक्वेंस के है। अब यहाँ पे देखो कौन सा, मतलब कि कौन से कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है वो सीक्वेंस नहीं होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिख रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा, उसके बाद मैंने 5 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 7, उसके बाद मैंने लिखा 11, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ये जो नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जरा बताओ। यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के बाद 5 आया, उसके बाद 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11, फिर 11 के बाद 15। तो यहाँ पे कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वो सीक्वेंस में नहीं है। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो हम इसका नेक्स्ट नंबर जो है, इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है हमारा सीक्वेंस। और आगे देखो और क्या क्या लिखा है, मैं आपको ओरली फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे देखो जो भी हमारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, तो यहाँ पे हर एक नंबर को क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था ये सीक्वेंस था, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, टर्म है। इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज टर्म 1, ओके, टी और छोटा सा 1 लिखते हैं, दैट इज दिस इज टर्म 1 ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज टर्म 2 ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज टर्म 3 ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज टर्म 4 ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। सीक्वेंस पता चला। सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं उसको टर्म बोला जाता है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। नंबर 1 इज व्हाट, फाइनाइट सीक्वेंस, एंड नंबर 2 इज व्हाट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मतलब क्या, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, ओके, फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड, यानी कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें लिमिटेड नंबर्स है, यानी कि काउंटेबल नंबर्स है, तो वो सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। और अगर एक सीक्वेंस है और उसमें जो नंबर्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब अनकाउंटेबल है, बहुत सारे हैं, तो तब हम वो सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो पांचों एग्जाम्पल है, ये पांचों एग्जाम्पल में जो सीक्वेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 डॉट के वजह से, ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि ये जो लिस्ट है वो चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो इसका मतलब ये जो सारे सीक्वेंस है इसमें कितने टर्म्स है, अनकाउंटेबल, मतलब अनलिमिटेड, बहुत सारे टर्म्स है। तो ये जो सारे पांचों जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिखे हैं। मैं फाइनाइट सीक्वेंस भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि सपोज करो कि 2, 4, 6,
8। तो यहाँ पे देखो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये क्या है, सीक्वेंस में है, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस में जो नंबर्स है वो कितने हैं, 4 है, काउंटेबल है, मतलब लिमिटेड है, तो मतलब कि ये क्या हो गई, हमारी फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। देखो यहाँ पे 3 डॉट मैंने नहीं लगाया है, 3 डॉट नहीं लगाया है, इसका मतलब कि जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो 3 डॉट अगर होते हैं तो इसका मतलब कि वो लिस्ट जो है वो चलती रहती है, अगर यहाँ पे 3 डॉट नहीं है इसका मतलब जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हो गया, ओके मैं यहाँ पे फिर से 8 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा सीक्वेंस है, बट दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। तो आई होप आपको यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने ये जो 5 एग्जाम्पल्स लिए है ना, इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे डिस्कशन हुआ है, यानी कि मैंने ये बुक से ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया था, राइट, आपने फर्स्ट सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सीक्वेंस में एक पैटर्न नजर आया था, और वो पैटर्न क्या था कि ये जो 1 है, इस 1 में अगर हम लोग +3 करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दैट इज 4। वैसे ये जो 4 है इसमें अगर हम लोग +3 करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और फिर अगर हम लोग 7 में +3 करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। वैसे ही 10 में +3 करेंगे तो हमको मिलेगा 13, और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 13 है उसमें +3 करेंगे तो हमको मिलेगा 16। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये +3 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था। वैसे ही जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें +6 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था। और जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल भी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में अगर आप लोग सारे टर्म्स देखोगे ना, वो क्या थे, सेम थे, यानी कि 3 3 3 3। तो इसके जो नेक्स्ट टर्म्स होंगे वो भी क्या होंगे, 3 3 3 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पे एक्चुअली में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो क्या था कि यहाँ पे +0 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था, +0 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसका मतलब जब हम लोग ये 3 में +0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। वैसे ही 3 में +0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में +0 करो तो 3 मिलेगा। अगेन हम लोग यहाँ पे 3 में +0 करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में +0 करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये +0 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था। वैसे ही आपको फोर्थ वाला एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था कि इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक है। वैसे ही जो 5th वन था ना हमारा एग्जाम्पल, इसमें भी कुछ ऐड हो रहा था। इसमें क्या ऐड हो रहा था पता है, इसमें -0.5 जो है वो ऐड हो रहा था प्रीवियस नंबर में, और हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था कि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा था, कौन सा नंबर ऐड हो रहा था, -0.5 ऐड हो रहा था प्रीवियस नंबर में, और हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि सीक्वेंस क्या है, ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें जो टर्म्स है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो नंबर्स है वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं या कोई रूल में अरेंज होते हैं, ठीक है। क्लियर है, सीक्वेंस क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, और अब हम समझेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलो सीक्वेंस समझ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बुलाएंगे, ठीक है। अगर मैं कभी एपी बोल रही हूँ तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference between any two consecutive term is constant। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको मेरे ओन भाषा में समझाने वाली हूँ। यहाँ पे देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो भी एक सीक्वेंस ही है, वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। वी कैन ऑल्सो से कि एक फिक्स रूल फॉलो करती है, और वो रूल क्या होना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हमने 5 एग्जाम्पल लिए ना, ये 5 एग्जाम्पल में से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, और एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, ये जो चारों एग्जाम्पल है वो हमारे क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना वो ऐसे पैटर्न
फॉलो कर रहे हैं जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। और वो पैटर्न क्या है मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस है, नो डाउट ये सीक्वेंस है, लेकिन ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाले टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे देखो यहाँ पे ये सारे टर्म्स है, इसमें से अगर आप लोग कोई भी दो टर्म्स उठा लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, तो हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स को उठा लिया, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं पता है, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 2, और हमको क्या मिला, 2 मिला। वैसे ही अगर आप लोग क्या करोगे, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, यानी कि टर्म 2 और टर्म 3 के बीच का डिफरेंस निकालो, दैट इज T3 माइनस T2 करो, तो क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस 4 एंड दैट इज ऑल्सो 2। वैसे ही अगर आप लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट मतलब क्या, सेम मिलता है, सेम मिलता है। तो वैसे सीक्वेंस को ही हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वन एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले, सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या है, सेकेंड एग्जांपल है जैसे कि 100, 70, 40 और 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या होगी, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये जो सीक्वेंस है इसके कोई भी दो टर्म्स का आप लोग डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, वैसे आपको पता ही है कि ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के नंबर्स को हम लोग टर्म्स बोलते हैं और उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, दैट इज T1, T2, T3, T4 करके, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 70 माइनस 100 करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, T2 माइनस T1 करके, ठीक है। तो 70 माइनस 100 करेंगे तो हमको मिलेगा -30, ठीक है, -30 मिलेगा, ग्रेटर नंबर साइन भी लगता है। उसके बाद ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, दैट इज T3 माइनस T2 निकालो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 40 माइनस 70 करो तो 40 माइनस 70 होगा, अगेन -30। तो यहाँ पे देखो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं और वो हमेशा हमको क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, हमारी AP होगी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। वैसे ही अगर हम लोग एक और एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हमारा कौन सा है, सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड एग्जांपल में 4 4 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 4 4 4 4, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये टर्म 3 हो गया और ये टर्म 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे, दैट इज 4 माइनस 4 एंड दैट इज 0 आया, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग T2 और T3 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ये दोनों टर्म्स के बीच का, दैट इज T2 माइनस T2 करना, T3 माइनस T2 करना पड़ेगा एंड दैट इज 4 माइनस 4 एंड दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम मिल रहा है। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बस अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस होगी लेकिन वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, यानी कि एक उसका फिक्स रूल है, उसका एक फिक्स रूल है। और वो रूल क्या है
कि अगर हम लोग उस सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा हमको कांस्टेंट मिलता है। तो ऐसे सीक्वेंस को ही बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये सारे जो थे हमारे एग्जाम्पल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थे। वैसे अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं था बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये 4th एग्जाम्पल में जो हमारे सीक्वेंस के टर्म्स है वो क्या है 4, 16, 64, सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है ना इसके अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमको सेम नहीं मिलेगा। जैसे कि ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, चलो तो यहाँ पे ये हमारा टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 4 करेंगे तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 12। वैसे ही अगर आप लोग T2 और T3 के बीच का डिफरेंस निकालोगे यानी कि ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा T3 माइनस T2 करना पड़ेगा एंड दैट इज 64 माइनस 16। तो 64 माइनस 16 करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। तो 4, 5, 6 यानी कि यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 4 यानी कि 48 मिला। तो क्या यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है? नहीं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे हमारे क्या थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे। ओके, तो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे भी पहचान सकते हो, देखो अगर हम लोग ये 2 में क्या करेंगे +2 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, 4 में +2 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 6 में +2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि प्रीवियस नंबर में अगर हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर से ऐड कर रहे हैं और हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है तो वैसे सीक्वेंस को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे ये एग्जाम्पल 2 में देखोगे तो यहाँ पे भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों था पता है? क्योंकि आप लोग देखो ये 10 में क्या करो, 10 बोल रही हूँ, ये 100 जो है ना इसमें क्या करना पता है आप लोग प्लस -30 करना। आप लोग क्या ऐड करोगे -30 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा दैट इज 70 मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप लोग 70 में क्या करोगे ऐड करोगे -30 को तो आपको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ओके, वैसे ही 40 में क्या ऐड करोगे -30 को ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर से, एक फिक्स नंबर है ना और वो फिक्स नंबर क्या है यहाँ पे -30, एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में ऐड कर रहे हैं और हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस हमारी एपी थी, ठीक है। वैसे अगर आप लोग 4th एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा दैट इज 4 और अगेन 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा दैट इज 4 और अगर फिर से 4 में 0 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर था वो है 0, यहाँ पे जो फिक्स नंबर था वो है -30 और यहाँ पे जो फिक्स नंबर था वो था 2। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो नो डाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं सीक्वेंस होते हैं, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। और वो फिक्स पैटर्न क्या है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो क्या आता है कांस्टेंट आता है, मतलब सेम आता है और उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, अभी देखो आगे का टॉपिक चल रहा है, उसी डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं, उसी डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला तो वो क्या मिला 2 मिला। तो यानी कि यही यहाँ का इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो हम बोल सकते हैं 2 है। और यहाँ पे देखो ये भी हमारी एपी है तो अगर कोई पूछे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए -30। क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इस एपी का -30। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी एपी है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है और वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है दैट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है
और जीरो भी हो सकता है। जो अभी मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल लिए ना, ये 3 एग्जाम्पल लेने का मतलब मैंने ये 3 एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं ले लिए थे। ये 3 एग्जाम्पल को बहुत सोच समझ कर मैंने चूज किया था, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टर्म्स ऑफ एन एपी आर डिनोटेड बाय, यानी कि अगर जो एपी के टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा एपी है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा एपी है, तो ये सारे उसके क्या है, टर्म्स है। और टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं T1, T2, T3, T4, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे T1 यानी कि टर्म 1 है 2, ओके, टर्म 2 हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है 4, और यहाँ पे टर्म 3 जो है वो है 6, और टर्म 4 जो है वो है हमारा 8, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो अगर कोई सीक्वेंस क्या है वो एपी में है तो उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है वो हमारी एपी थी, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो राइट ए इज इक्वल टू टर्म 1, यानी कि ए मतलब टर्म 1 ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2। ए मतलब क्या, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि एपी अगर हमारी कोई सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है, तो उस एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इस सीक्वेंस का इस एपी का हम लोग को जो कॉमन डिफरेंस मिला था वो भी 2 मिला था, तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से, एंड दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है, स्मॉल लेटर डी यूज करना। कोई बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो कि गलत चीज है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उसका एक फॉर्मूला होता है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, Tn+1 माइनस Tn। अब ये फॉर्मूला क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है Tn+1 माइनस Tn। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग जब ये डिफरेंस निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, T2 माइनस T1 कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे क्या था, 2 था, तो यहाँ पे क्या था, उससे एक कम था, दैट इज 1 था, यानी कि यहाँ पे जब 3 था, यहाँ पे जब 3 है तो इससे एक कम होगा, दैट इज यहाँ पे 2 होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला निकल के आया है कि यहाँ पे अगर क्या है, n+1 है, यहाँ पे t के नीचे क्या है, n+1 है, तो n+1 में अगर हम लोग एक कम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, n मिलता है ना। n+1 में n+1 जो है उसमें अगर आप लोग -1 करते हो तो हमको क्या मिलेगा, ये +1 -1 कैंसल, दैट इज क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन के आया है। वो छोड़ो, ये कुछ ऐसा इतना इंपॉर्टेंस मत दो इस फॉर्मूला को, वैसे तो हमको पता ही है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो d इज गिवन बाय Tn+1 माइनस Tn। ओके, चलो ये छोड़ो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है कि एपी का जो जनरल, मतलब कि एपी के जो टर्म्स है, जो जनरल टर्म्स है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी कराने वाली हूँ, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, बरोबर, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो वैसे ही एपी के जो टर्म्स होते हैं ना, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं। और वो जनरली क्या होते हैं, एपी के टर्म जनरली क्या होते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक एपी है, और उस एपी में ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या लिया है, ए लिया है, तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है उस एपी का, और डी जो है, स्मॉल लेटर डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है वो एपी का। क्योंकि एपी की खासियत क्या होती है, एपी की खासियत जो है वो ये कॉमन डिफरेंस की ही होती है, कि मतलब देखो, एक सीक्वेंस एपी कब कहलाती है, जब उस सीक्वेंस में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आता है, दैट इज कांस्टेंट आता है, तो तब वो सीक्वेंस एपी कहलाती है, और उस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो एपी की खासियत होती है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है ए,
और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो एपी के जो टर्म्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि एपी के जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा, जो टर्म 1 होगा, दैट विल बी ए ओनली, क्योंकि आपको पता ही है कि एपी के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो उसका जो टर्म 1 होगा वो होगा ए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा एपी था ना, ये हमारा एपी था, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या था, इसमें फर्स्ट टर्म था 2, इसमें फर्स्ट टर्म था 2। तो वैसे ही अभी जो हम एपी ले रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो हमने क्या बोला कि वो जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म होगा ए, और इसका जो सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, तो सेकंड टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, और वो क्या है, आपको पता ही है कि एपी एक पैटर्न फॉलो करती है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और वो फिक्स पैटर्न क्या है कि जब हम लोग प्रीवियस टर्म में, यहाँ पे देखो प्रीवियस टर्म क्या है हमारा, टर्म 1, जब हम प्रीवियस टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, जब हम लोग प्रीवियस मतलब पहले वाले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको हमारा टर्म 2 मिल जाएगा। तो ये टर्म 2 का फॉर्मूला हो गया, दैट इज टर्म 2 विल बी गिवन बाय टर्म 1 प्लस डी। और यहाँ पे देखो टर्म 1 क्या है, तो टर्म 1 है ए, तो ये टर्म 1 के जगह पे मैं ए लिख सकती हूँ, और प्लस आगे क्या है हमारा डी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एपी है उसका देखो फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमको ए, कॉमा इसका सेकेंड टर्म भी अभी हमको मिल गया है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो आपको टर्म्स मिले हैं एपी के वो कैसे आए वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं बोल सकती थी कि ये देखो ये है जनरली हम एपी के टर्म को ऐसे लिखते हैं, ये मैं डायरेक्टली बोल सकती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये कैसे आता है। अब यहाँ पे देखो अगर हमको एपी के थर्ड टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, यस वेरी गुड, आपको क्या करना है, ये जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म मतलब पहले वाला जो टर्म है, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म है दैट इज टर्म 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एंड दैट विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे देखो टर्म 2 जो है, यहाँ पे देखो टर्म 2 जो है वो ए और डी के भाषा में हम लोग लिखेंगे, तो टर्म 2 इज गिवन बाय ए प्लस डी, यानी कि ये टर्म 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस डी, और आगे का जो प्लस डी है वो भी हम लोग लिख देंगे, तो प्लस डी लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हमको टर्म 3 मिल जाएगा ए और डी की भाषा में, ओके, तो ये हो गया ए और ये डी प्लस डी हो जाएगा 2d, तो यानी कि जो थर्ड टर्म है एपी का दैट विल बी गिवन बाय ए प्लस 2d। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है, देखो ये एपी के टर्म क्या हो गए, ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये टर्म 3 हो गया, तो टर्म 1 होगा ए, टर्म 2 होगा ए प्लस डी, टर्म 3 होगा ए प्लस 2d, वैसे ही अगर आप लोग टर्म 4 निकालोगे तो वो आएगा ए प्लस 3d, वैसे ही आप लोग टर्म 5 निकालोगे तो वो आएगा ए प्लस 4d एंड द लिस्ट विल गोज ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकालते हैं, ये जनरल टर्म कैसे आया, ये जनरली ये जो टर्म्स है एपी के वो कैसे आए वो मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है। अभी हम लोग बस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो देखेंगे। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि एक सीक्वेंस जो है वो एपी कब कहलाती है वो आपने सीखा, और एक सीक्वेंस एपी कब कहलाती है कि जब उस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं और वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो मतलब वैसे सीक्वेंस को ही हम लोग एपी बोलते हैं। और एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और उसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एपी के जो टर्म्स होते हैं जनरली वो ऐसे होते हैं, ये बस याद कर लो, ए यानी कि एपी के जो टर्म्स होते हैं जनरली वो होते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है, चलते रहेंगे ये, ओके। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 में कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 3.1 का प्रैक्टिस सेट 3.1 है, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 3.1 है। मैं सारा तो नहीं कराने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं कुछ 1-2 करा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, हमको बताना है कि ये देखो ये सब सीक्वेंस है, उन्होंने बोल दिया है कि ये सब सीक्वेंस है, लेकिन इसमें से कौन से सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हमको बताना है।
ठीक है, तो चलो हम लोग बताते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला करूँ, कौन सा वाला करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये रूट वाला कर लेती हूँ, ठीक है, 7th वाला कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी सीक्वेंस है, दैट इज 3, 3 प्लस √2, देन हमारा नेक्स्ट है 3 प्लस 2√2, एंड देन हमारा नेक्स्ट है टर्म 3 प्लस 3√2, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये हमारी सीक्वेंस है, एंड एज यू ऑल नो सीक्वेंस के टर्म को हम लोग T1 T2 करके लिखते हैं। तो टर्म 1 हो जाएगा हमारा 3, टर्म 2 है हमारा 3 प्लस √2, और टर्म 3 है हमारा 3 प्लस 2√2, उसके बाद हमारा टर्म 4 है हमारा 3 प्लस 3√2। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है वो कब एपी होगी, यानी कब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जब क्या होगा, इस सीक्वेंस के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो ये सीक्वेंस एपी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों टर्म्स जो है यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो टर्म 2 क्या है हमारा, टर्म 2 के जगह पे लिखेंगे 3 प्लस √2, उसके बाद यहाँ पे माइनस, ओके माइनस, और टर्म 1 क्या है 3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये +3 -3 कैंसिल, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आया वो आया √2। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म 2 है और टर्म 3 है इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो उसके लिए T3 माइनस T2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे T3 मतलब टर्म 3 देखो क्या है, 3 प्लस 2√2 है, ओके। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखो टर्म 2 क्या है, टर्म 2 है 3 प्लस √2, लेकिन इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म 2 में, ये जो टर्म 2 है हमारा, यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो टर्म 2 है इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ब्रैकेट में लिखने का कारण क्या है कि अभी ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो साइन चेंज होगी, तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, ओके। तो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस 2√2, और यहाँ पे ये -3, और देखो ये माइनस प्लस, ये जो माइनस है और ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √2। तो यहाँ पे देखो ये +3 -3 हो गया कैंसल, और यहाँ पे क्या है ये 2√2 और माइनस √2। तो 2√2 माइनस √2 क्या होता है, 1√2 होता है, दैट इज √2 होता है। अगर आपको ये रूट सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो बनाया है कि रूट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उसकी जो इस आई वाला बटन जो भी है, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी ये आई वाले बटन पे कि रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2√2 माइनस √2 क्या होगा, 1√2 होगा। जैसे कि ऐसे समझो ना, 2x माइनस x क्या होगा, 1x होगा, यानी कि x होगा। तो वैसे ही 2√2 माइनस √2 क्या होगा, √2 होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला तो √2 मिला, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला तो भी √2 मिला, और अगर तुम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो भी √2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर, आपको ऐसा पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, हियर द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant, is what constant, therefore the given sequence is an AP। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP में है, और इस AP का, अगर ये AP में है तो मतलब कॉमन डिफरेंस होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, यही होगा। ये जो हमको डिफरेंस कांस्टेंट मिला है ना, सेम मिला है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज √2। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है हमारा, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से आप करना। मैंने रूट वाला बताया क्योंकि रूट वाले में दिक्कत होती है, तो मैं वही बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आप पूरा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, टेंशन मत लो। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अभी सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का। यहाँ पे क्या बोला है, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एपी को तैयार करना है, मतलब एपी को रेडी करना है। यहाँ पे हमको क्या दिया, देखो हमको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है उस एपी का और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। अब हमको क्या करना है, उस एपी को रेडी करना है, मतलब तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला बताने का मोटिव बस यही है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है और माइनस में भी है, तो मैं ये बता देती हूँ, फोर्थ वन बता देती हूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो फोर्थ वन करते हैं। तो यहाँ पे ए है
-1.25 और जो हमारा डी है वो है 3। ओके, फर्स्ट टर्म है दिस एंड ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। एपी को रेडी करना है, मतलब एपी के टर्म्स लिखने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म्स लिख दो, ठीक है, पूरे तो नहीं लिख सकते, एपी के 4 टर्म्स लिख दो। तो सबसे पहला टर्म 1, टर्म 1 क्या होता है एपी का, टर्म 1 इज गिवन बाय ए, तो यानी कि ये जो ए है वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, तो टर्म 1 इज इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू -1.25। तो फर्स्ट टर्म देखो एपी का मिल गया। अब सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म के लिए आप लोग क्या करोगे, बड़ा ही सिंपल है। सेकेंड टर्म क्या होता है, तो सेकेंड टर्म इज गिवन बाय, यहाँ पे 2 वेज है, यहाँ पे आप 2 वेज मतलब 2 वेज से आप सेकेंड टर्म को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंपल वाला कर देती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि टर्म 2 अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस टर्म है, ये जो प्रीवियस टर्म है दैट इज ये जो टर्म 1 है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको टर्म 2 मिल जाएगा। चलो यही करते हैं। तो टर्म 1 क्या है, देखो टर्म 1 है हमारा -1.25 और यहाँ पे है प्लस, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो और आपको क्या मिल जाएगा, टर्म 2 मिल जाएगा एपी का। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई बहुत बच्चे रॉन्ग करेंगे। अब क्यों, ऐसा मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो क्या करना है, हमको इसके साइन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो चलो माइनस करेंगे, तो माइनस करना है तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है, 3 बड़ा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1.25 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा है, तो चलो 3 को ऊपर लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट के बाद आप लोग कितने भी जीरो लगा सकते हो, कितने भी जीरो लिख सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 जीरो लगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारा दूसरा नंबर है ना, इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी कि 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे। अब आप लोग क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पहले तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, उसके बाद पॉइंट के इस तरफ क्या है 1 है तो 1 लिख दो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या है 25 है तो 25 लिख दो, और अब इसको माइनस करो, क्योंकि माइनस करने का एक सही तरीका होता है। आप ऐसे ही कैसे भी माइनस मत करना, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। सही बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे माइनस या जो भी है प्लस माइनस जो पॉइंट्स में होते हैं ना नंबर, तो उनको बहुत केयरफुली माइनस करना पड़ता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। तो समझ में आया। सबसे पहले तो हमने क्या किया बताओ, सबसे पहले तो हमने साइन को सिंप्लीफाई किया, दैट इज ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन माइनस करेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, है ना। तो हमने देखा कि बड़ा नंबर कौन है, 3 है, तो 3 लिखा, लेकिन 3 लिखने से नहीं चलेगा, 3 के बाद आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद 0 लिखना पड़ेगा। कितने 0 लिखोगे दैट डिपेंड्स कि हमारा जो दूसरा नंबर है उसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट थे इसलिए 2 0 लगा दिए। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले तो हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद ये जो हमारा दूसरा नंबर था उसको लिख दिया। अब अच्छे से माइनस करो, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 10 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे 10 - 5 क्या होगा 5, 9 - 2 क्या होगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर लिख देना, 2 - 1 होगा 1, यानी कि हमारा आंसर आया 1.75, यानी कि टर्म 2 जो है वो हमको मिला 1.75। और एक बात, आप यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन जरूर देख लेना, तो ग्रेटर नंबर है 3, इसकी साइन है प्लस, यानी कि फाइनल साइन प्लस होगी, ठीक है। तो प्लस नहीं लगाया तो भी चलेगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे टर्म 3। तो टर्म 3 के लिए आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। आप ये जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म मतलब कि टर्म 2 जो है, टर्म 2 में आप क्या करोगे, ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, दैट इज ये डी को ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखो टर्म 2 हमको क्या मिला, टर्म 2 मिला है 1.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.75 और फिर प्लस, तो प्लस, और डी क्या है हमारा 3 है तो 3। तो अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको कैसे प्लस करोगे, सिंपल है, प्लस करने पे बड़ा छोटा नंबर देखना नहीं है, आप लोग प्लस, देखो आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही आंसर आएगा। तो प्लस करने में कोई इतना टेंशन नहीं है, आप लोग ऊपर 1.75 लिख दो, उसके बाद हम लोग नीचे क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो +3 करते हैं। क्या ये सही तरीका होगा प्लस करने का, नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे ये देखो 1.75 +3, कुछ बच्चे ऐसे करने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे करने वाले हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। कुछ बच्चे पता है क्या लिख के आएंगे, 5 + 3 होगा 8,
और फिर 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 1, ये आंसर लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ कि ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा इसका मैं तुम लोग को बताती हूँ, क्यों गलत होता है ना वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो पहले तो हम लोग लिख देंगे 1.75, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 3 है, आपको 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐसे लिखना पड़ेगा 3.00, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 लिखो या 3.00 लिखो, इस दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको हम लोग ने ये 3 को ऐसे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारा दूसरा नंबर है वो डेसिमल में है। तो यहाँ पे अगर हमारा दूसरा नंबर यानी कि एक नंबर अगर डेसिमल में है और दूसरा नंबर अगर डेसिमल में नहीं है, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमको डेसिमल पॉइंट जानबूझ के लगाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से प्लस हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिख दो, उसके बाद यहाँ पे 3 और ये 0 0। अब ये सही तरीका हुआ ऐड करने का, ठीक है। तो 5 + 0 होगा 5, 7 + 0 होगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 + 3 होगा 4। तो दिस विल बी अवर आंसर, दिस विल बी अवर रियल आंसर एंड राइट आंसर, यानी कि टर्म 3 मिल गया 4.75, ठीक है। अब लास्ट एक और एक टर्म फाइंड कर लो, 4 टर्म फाइंड कर लो, दैट इज इनफ, कि हमको एपी रेडी करनी है। तो एपी रेडी करनी है तो देखो हमको एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया है ये, इसका सेकेंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है ये, और अभी हम लोग फाइनली फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। और फोर्थ टर्म के लिए क्या करोगे आप लोग, प्रीवियस टर्म यानी कि जो टर्म 3 है इसमें क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो ये जो हमारा टर्म 3 है वो क्या है 4.75, और यहाँ पे प्लस क्या करना है डी, दैट इज 3 करना है। तो इसको प्लस करो, इसको प्लस करना सिंपल है, यहाँ पे लिख देती हूँ 4.75 और प्लस 3 करना है ना, तो +3, ठीक है, 3 ऐसे प्लस करना। तो यहाँ पे बस कर लो अभी इसको 5, ये 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 3 हो जाएगा 7, यानी कि हमारा आंसर है 7.75, ठीक है। तो जो हमारी एपी है फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अब एपी, देयरफॉर एपी इज, एपी क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, कॉमा सेकेंड टर्म क्या है 1.75, थर्ड टर्म क्या है 4.75, और जो हमारा फोर्थ टर्म है वो है 7.75 एंड कॉमा एंड द लिस्ट विल गोज ऑन। यहाँ पे 3 डॉट जरूर लगा देना, इसका मतलब है द लिस्ट विल गोज ऑन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पूरा आप लोग अच्छे से कर लेना, बहुत इजी है, बस आपको एपी को रेडी करना है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। बहुत ही सिंपल है भाई ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे पास क्या है एपी है, ये सारे सीक्वेंस एपी है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये जो चारों जो आपको ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो एपी के एग्जाम्पल है। हमको बस क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए लिखना है और जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है वो लिखना है, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं कौन सा करती हूँ, चलो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन वाला करती हूँ, फोर्थ वाला करती हूँ। तो फोर्थ वन हमारा है, इसके जो एपी के जो टर्म्स है वो है 1/4, कॉमा 3/4, कॉमा 5/4, कॉमा 7/4 एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एपी है, दिस इज एपी, ये क्लियरली मेंशन है कि ये एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी 1/4। देखो फर्स्ट टर्म तो हमको आग बंद करके मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बस आपको T2 - T1 करना है, मतलब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हो वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है ना भाई कि ये सीक्वेंस एपी में ऑलरेडी है, तो हमको 2-3 बार डी नहीं निकालना है। मतलब कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, T2 - T1 करेंगे फिर निकालेंगे आंसर, फिर क्या करेंगे T3 - T2 करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, और ये सेम आएगा, और इसके बाद बोल देंगे कि डी ये है। लेकिन हमको ये 2-3 बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार इनाफ है, एक बार इनाफ है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑलरेडी एपी में है, तो आपको ये जो डिफरेंस आने वाला है वो तो सेम ही आने वाला है ना भाई, एक बार निकालना है बस, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे डी क्या होगा, T2 क्या है, अच्छा देखो पहले थोड़ा सा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे हियर वियर करके आप लिख दो, हियर ये जो टर्म 1 है वो क्या है, टर्म 2 जो है वो क्या है, टर्म 3 क्या है, टर्म 4 क्या है, इतना मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट जो मेन है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो टर्म 2 क्या है अपना, टर्म 2 है 3/4, तो 3/4 माइनस टर्म 1 क्या है, टर्म 1 है 1/4, तो 1/4। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, दैट इज वेरी गुड थिंग, तो हम लोग लिख देंगे /4, और 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 3 - 1 2 होगा, जो अभी हम लोग लिखने वाले। यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने अपॉन करके 4 लिख दिया एंड 3 - 1 लिख दिया न्यूमरेटर में। तो 3 - 1 होगा 2 एंड अपॉन 4, दैट इज 2 1s are 2
एंड 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर होगा 1/2। क्या होगा? 1/2 होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे? 2 लिख के आ जाएंगे। ओके, लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/2। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी जो है वो है 1/2। तो दिस इज अवर आंसर। तो आई थिंक आप लोग थर्ड वन भी बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 3.1 और उसके जो प्रैक्टिस सेट्स है वो मैंने फटाफट करा दिए। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। क्या दिया है? इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d, then the nth term of an AP is given by, यहाँ पे देखो nth term of an AP is given by a प्लस ब्रैकेट के अंदर है n-1 इंटू डी। आपको बस क्या करना है? ये फॉर्मूला फटाक से आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। रटो, बहुत अच्छी बात है, मतलब रटना ही पड़ेगा, आपकी कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे आया मेरी बताने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया है वो मैंने मेरे डिटेल वाले वीडियो में बताया है, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन ये फॉर्मूला का यूज क्या है, ये फॉर्मूला क्या मदद करता है हम लोग को, किसके लिए मदद करता है वो बताना मेरा बहुत जरूरी है, तो वो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये किसके लिए काम आता है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि सपोज करो मैं एक एपी लेती हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये एपी है, ठीक है, ये नो डाउट ये हमारी जो सीक्वेंस है वो एपी में है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एपी है ना, चलो इसका आपको 100th टर्म बताना है, ठीक है, क्या बताना है? 100th टर्म बताना है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये हमारा टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 2 है, ये हमारा टर्म 3 है, ये हमारा टर्म 4 है, ठीक है। मैं अब बोल रही हूं आपको कि इस एपी का चलो 100th टर्म बताओ। 100th टर्म मतलब क्या? T100 बताने बोल रही हूँ। T100 मतलब कि T100 मतलब दैट इज इसका 100th टर्म जो है ना वो बताओ। इस एपी का 100th टर्म बताओ, तो आप बता पाओगे? हाँ, बता पाओगे। कैसे? इस फॉर्मूला के मदद से। तो ये फॉर्मूला हमको एपी का कोई भी टर्म फाइंड करने को मदद करता है। जैसे कि मैं बोलूं कि इस एपी का चलो आप लोग 200th टर्म बताओ। 200th मतलब T200, ठीक है, यानी कि 200th टर्म बताओ, तो भी आप बता सकते हो। कैसे? ये फॉर्मूला की मदद से। अगर मैं बोलूं कि इस एपी का चलो आप लोग 1000th टर्म बताओ। 1000th टर्म क्या होगा इस एपी का? 1000th टर्म जो है, यानी कि 1000 की प्लेस में कौन सा टर्म बैठा हुआ होगा, चलो वो बताओ, तो भी आप बता सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक मिनट, ये तो नीचे गया ही नहीं भाई साहब, आप भी नीचे जाना है, आपको भी नीचे जाना था। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला का एक्चुअली में देखा जाए ना तो 2 यूज है। इस फॉर्मूला का एक्चुअली में देखा जाए तो 2 यूज है, और वो 2 यूज क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना वो हमको फाइंड करने में मदद करता है। क्या फाइंड करने में मदद करता है? नंबर 1, ये हमको कोई एपी का कोई भी टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा, ठीक है। कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है, 100 टर्म हो, 200 टर्म हो, 300 टर्म हो, तो ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। और सेकेंड इसका यूज क्या है कि ये जो फॉर्मूला है वो हमको कोई भी टर्म की पोजीशन बताने में मदद करेगा। कोई भी टर्म हो, उसकी पोजीशन अगर हमको पता करनी है तो भी ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। अब बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल हमारा बेस्ट एग्जाम्पल था, जैसे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एपी है। तो मैंने आपको क्या पूछा था, मेरा क्वेश्चन क्या था कि इस एपी का चलो 100th टर्म बताओ, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है? T100 फाइंड करना है। इस एपी का 100th टर्म कौन सा है, चलो बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे? T100 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूला में देखो किस किस की जरूरत है, एक ए की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2। उसके बाद डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? T2 माइनस T1 करेंगे, दैट इज 4 माइनस 2 एंड दैट इज 2, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। और यहाँ पे और एक चीज की जो जरूरत है वो है n,
तो यहाँ पे n क्या होगा, तो n होगा हमारा 100, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो n है, n क्या होता है, जो t के नीचे जो बैठता है ना वो होता है n, और n है 100। क्यों, क्योंकि हमको 100th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हमको 100th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अभी हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर है n-1 इंटू डी। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो t n के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, 100, तो n के जगह पे ही 100 लिखना। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं पता है, ये Tn जो है ना इस पूरे के जगह पे 100 लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको t लिखना है और ये सिर्फ n, ये यहाँ पे जो n दिख रहा है ना इसके जगह पे आपको 100 लिखना है। ठीक है, तो t 100 इज इक्वल्स टू a क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म जो है 2 प्लस n, ब्रैकेट खोल देंगे पहले, तो n है अगेन हमारा 100, तो 100 लिख देंगे, फिर -1 ब्रैकेट क्लोज, और d क्या है हमारा 2। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो 2 प्लस 100 माइनस 1 होगा 99, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐड कर देते हैं, और ऐड करना सही नहीं है। आपको पता ही है ना बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है। देखो m फॉर मल्टीप्लाई और फिर a फॉर एडिशन, यानी कि अगर मल्टीप्लाई और एडिशन दिया है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म करोगे। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो 99 इंटू 2 करो, तो ये 2 9 जा 18, ओके 2 9 जा 18, और फिर +1 हो जाएगा हमारा 90, यानी कि यहाँ पे मिला 2 प्लस यहाँ पे 198 एंड दैट इज इक्वल टू, हमारा आंसर है 200। क्या है हमारा आंसर, 200। यानी कि ये जो हमारा एपी है ना, देखो क्या मिल गया हमको, बहुत अच्छी चीज मिली है कि ये जो हमारा एपी है इसका जो 100th टर्म है, इसका जो 100th टर्म है वो है 200। क्या है इसका 100th टर्म, 200 है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, चलो बताओ, तो आप क्या बोलोगे 2 है। वैसे ही इस एपी का मैं बोलूं कि सेकंड टर्म क्या है बताओ, तो आप क्या बोलोगे 4 है। तो वैसे ही इस एपी का जो 100th टर्म है ना वो क्या है, 200 है, और वो हमको इस फॉर्मूला के मदद से मिला। तो सबसे पहला यूज हमारा ये है, ओके सबसे पहला हमारा यूज ये है। इसका एक यूज है, और वो यूज मैं अभी बताने वाली हूँ, और वो यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। और वो क्या है कि मैंने क्या बोला था कि ये फॉर्मूला हमको मदद करता है कोई भी टर्म की पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि अगर देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है बरोबर, और इस एपी में एक टर्म है और वो टर्म है 200। तो ये जो 200 इस एपी का टर्म है, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या पोजीशन है, अगर वो हमको फाइंड करनी है तो भी हम ये फॉर्मूला के मदद से कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमको पता है कि इसकी क्या पोजीशन है, कि ये हमारा 100th टर्म है, यानी कि इसकी 100th पोजीशन है। ये क्या है, हमारा 100th टर्म है, तो इसकी क्या पोजीशन है वो हमको पता है। लेकिन सपोज करो कि नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूला के मदद से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो इसका दूसरा तरीका है, सॉरी इसका दूसरा यूज है ये। जैसे कि हमको क्या करना है, ये जो टर्म है, देखो ये एक टर्म है, हमको क्या करना है, इस टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले तो लेट ले लेंगे। क्या लेट ले लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो है वो इस एपी का nth टर्म है। क्या मान लेंगे कि वो इस एपी का nth टर्म है। तो nth टर्म है तो हम लोग ले लेंगे लेट Tn इज इक्वल टू 200, क्योंकि इसकी पोजीशन हमको पता नहीं है। ऐसे इमेजिन करो, फिलहाल के लिए ये सोचो कि इसकी पोजीशन नहीं पता है, ठीक है, हमको इसकी पोजीशन नहीं पता है, और हम ये फॉर्मूला के मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, वही कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारा nth टर्म है इस एपी का, हमने फिलहाल के लिए इसको nth टर्म माना है। और अभी आखिर में जाके जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी, आपको n की वैल्यू मिलेगी, और देखना वो n की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है कि n की वैल्यू फाइंड करना, मतलब इस टर्म की पोजीशन फाइंड करना। और वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि लेट द nth टर्म बी 200, और उसके बाद आपको पता ही है कि इस फॉर्मूला में हमको a d की जरूरत होती है। तो a हमारा 2 है और डी भी हमारा क्या है 2 है, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया था ऑलरेडी, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस
ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलाज में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो tn देखो क्या है, tn यानी कि ये पूरा tn जो है वो है हमारे पास 200, यानी कि इसके जगह पे पूरा हम लोग लिख देंगे 200। ओके, इक्वल टू a है हमारे पास 2 प्लस ब्रैकेट ओपन n की वैल्यू तो आपको पता ही है कि वो n की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इस टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है, तो n फाइंड करना है और d क्या है 2 है। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 200 यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो +2 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये n-1 ब्रैकेट के अंदर और फिर 2 है। ओके, चलो अब मैं ये नीचे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ना, ये डिस्टर्ब करेगा हमको। और अभी हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे। तो 200 - 2 हो जाएगा 198। उसके बाद देखो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18। तो यानी कि यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर आया 99 एंड दैट इज इक्वल टू n-1। तो ये -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 एंड दैट इज इक्वल टू n। तो दैट इज 100 इज इक्वल टू n। तो यानी कि दैट इज हमको यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या मिली, 100 मिली। n की वैल्यू 100 मिली, इसका मतलब हमको क्या मिला कि ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा टर्म है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 100th पोजीशन है। यानी कि ये जो टर्म है वो इस AP का 100th टर्म है। क्या है, 100th टर्म है। ओके, यानी कि हमने इसको माना था ये हमारा nth टर्म है, लेकिन अब तो हमको n की वैल्यू मिल गई ना, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 100th टर्म है। यानी कि वी कैन से कि t100 इज इक्वल टू 200, यानी कि 100th टर्म ऑफ दिस AP इज 200। और बहुत बच्चे पता है, बहुत बच्चे मुझे ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि tn और n जो है इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये दोनों एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि tn का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि n का मतलब क्या है। जैसे कि tn और n में क्या डिफरेंस है, tn मतलब क्या कि nth टर्म कौन सा है, tn का मतलब होता है nth टर्म। ओके, nth टर्म क्या है हमारा, tn का मतलब होता है nth टर्म, और n मतलब क्या है कि उस टर्म की पोजीशन क्या है। n जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और tn एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का डिफरेंस समझो। तो ये जो फॉर्मूला है ना वो हमको दो चीज के लिए काम आता है। अगर हमको AP का कोई भी टर्म निकालना है तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा, या अगर हमको AP का कोई भी टर्म दिया है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, दैट इज n फाइंड करना है, तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा। तो यही है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का पूरा कॉन्सेप्ट। बस ये फॉर्मूला रट लो, इसका यूज अच्छे से करना, तो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 3.2 ऐसे जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3.2 के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग तो ये देखो ये एक्टिविटी है, आप ये एक्टिविटी तो खुद आराम से कर सकते हो। जैसे कि A क्या होता है, A तो आपको पता ही है कि A मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1, और यहाँ पे T1 मतलब T1 भी मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। T2 क्या है, T2 मतलब सेकेंड टर्म दैट इज 8, T3 है हमारा 15। ठीक है, उसके बाद T2 माइनस T1 करना है, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1 दैट इज 8 और 1 यानी कि 7 आया। वैसे यहाँ पे T3 माइनस T2 करना है दैट इज 15 और यहाँ पे 8, तो ये भी 7 आया। तो मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या मिला यहाँ पे 7। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, ये होमवर्क है, जो होमवर्क दे रही हूँ वो करो। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, बुरा लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। पहले तो सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना है कि वेदर ये जो सीक्वेंस है वो AP में है कि नहीं, पहले तो डिसाइड करना है। ठीक है, पहले आप बताओ कि ये सीक्वेंस AP में है कि नहीं, फिर अगर ये AP में हुई तब हम इसका क्या करेंगे, 20th टर्म फाइंड करेंगे। तो इसको आप कैसे डिसाइड करोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास AP है इसके जो टर्म है वो क्या है, टर्म 1 है -12, टर्म 2 जो है वो है -5, टर्म 3 जो है वो है 2 और टर्म 4 जो है वो है 9। ठीक है, आप लोग आई थिंक क्वेश्चन देख रहे होगे, मैं टर्म 4 तक ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने ये टर्म 4 तक लिख दिया। आपको डिसाइड करना है कि पहले ये सीक्वेंस AP में है कि नहीं, तो कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे। अगर वो कांस्टेंट आया तो ठीक है ये AP में है, अगर कांस्टेंट नहीं आया मतलब सेम नहीं आया
तो ये एपी में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 है हमारे पास -5, फिर माइनस, और T1 देखो T1 भी नेगेटिव में है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे -12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, -5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और आगे है 12, दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा माइनस, तो 12 माइनस 5 करोगे तो 7, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो ये मिला। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, टर्म 3 और टर्म 2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो टर्म 3 क्या है हमारा 2, उसके बाद माइनस, और टर्म 2 देखो, टर्म 2 क्या है माइनस में है, दैट इज -5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस होगा प्लस एंड 5, तो 2 + 5 हुआ 7। तो यहाँ पे देखो जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो हमको सेम मिल रहा है, यानी कि वी कैन से कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये क्लियर है। अब इसका 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब आप लोग क्या करने वाले हो, यस वेरी गुड, आप लोग क्या करोगे, T20 निकालोगे। T20 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे, यहाँ पे देखो ये जो n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20, क्योंकि यहाँ पे 20th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 20। a क्या है इस AP का, a मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है, a हो जाएगा हमारा -12, और यहाँ पे ये जो d है, d मतलब यही होगा, देखो d जो ये कॉमन डिफरेंस जो मिला था ना, मतलब ये जो डिफरेंस मिला था वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है, तो यहाँ पे d है 7। अब सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करो और आप ये सॉल्व करना। ओके, तो ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ये सब सेम है। यहाँ पे भी देख लो, थर्ड वन क्या है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमको, यहाँ पे 24th टर्म निकालना है। इसका मतलब इस एपी का 24th टर्म निकालना है, मतलब T24 इज क्वेश्चन मार्क। ओके, वैसे अगर फोर्थ वन देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 19th टर्म निकालना है इस एपी का, मतलब यहाँ पे T19 निकालना है। और अगर फिफ्थ वन देखोगे तो यहाँ पे हमको 27th टर्म निकालना है इस एपी का, दैट इज T27 निकालना है। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिक्स्थ वन है। सिक्स्थ वन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही हमको एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगी। ओके, कुछ कुछ मेन लग रहा है ना, वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब सिंपल है, ये सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओके, यानी कि हमको ऐसा, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। ओके, तो सबसे पहले देखो, जो हमारा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। ओके, और कहाँ पे खत्म होता है, 999 पे, है ना। 3 डिजिट नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं 999 में। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे 3 डिजिट नंबर्स है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है वो क्या क्या है, वो मैं लिख देती हूँ। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, नंबर 1 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102 एंड सो ऑन, एंड सबसे लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा, यानी कि सॉरी, लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो है वो है 999। ठीक है, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसमें से ऐसे कौन से नंबर्स है जो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, वो हम लोग क्या करेंगे, उसकी लिस्ट हम लोग बनाएंगे। ये तो हमारे क्या हो गए, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हो गए, ये हमारे क्या है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। अभी हम लोग इसमें से ऐसे नंबर्स लेंगे विच आर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 वो है 100, है ना। 100 इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 100 हमारा सबसे पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 5, वो होगा 105। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा 110, एंड द लिस्ट विल गोज ऑन, और जो सबसे लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो होगा दैट इज डिविजिबल बाय 5, वो कौन सा होगा? क्या 999 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है? नहीं। इससे पहले आता है 998, नहीं, ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। उसके बाद 997 भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। उसके बाद 996 भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 995, यस 995 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये हमारे सारे क्या थे, ये हमारे सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स थे। लेकिन इसमें से जो डिविजिबल बाय 5 थे वो कौन कौन थे, उसकी लिस्ट हमने तैयार की, और वो कौन है, सबसे पहला 100,
which is divisible by 5, then 105, then 110 and the list goes on. and जो हमारा last 3 digit natural number है which is divisible by 5 वो है 995. ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे therefore 100, 105, 110 and so on 995 are अभी हम लोग लिख देंगे are 3 digit natural numbers डिविजिबल बाय 5. ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस मिली है, यानी कि यहाँ पे क्या मिला है हमको, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये एक सीक्वेंस है. लेकिन क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? यस, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि ये सीक्वेंस जो है ना वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द सीक्वेंस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस तो है पक्का, लेकिन हमको पहले दिखाना पड़ेगा बच्चा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो टीएन के ये जो फॉर्मूलाज है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए एप्लीकेबल है. तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो इन द सीक्वेंस हम लोग लिख देंगे. यहाँ पे ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसको हम लोग अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे, तो आपको पता ही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बताना रहता है. तो इन द सीक्वेंस हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे टर्म 1 है हमारे पास 100, टर्म 2 है हमारे पास 105, टर्म 3 है हमारे पास 110. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1, इसका मतलब हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं. तो दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 5. वैसे ही अभी हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज T3 माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू 110 माइनस 105 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5. तो यहाँ पे हैंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दो, हियर in the sequence the difference between two consecutive terms is constant, therefore अभी हम लोग लिखेंगे therefore ये जो sequence है that is 100, 105, 110 and so on till 995 is an AP. तो अब हमने बता दिया कि ये AP में है. चलो अच्छी बात है. अब हमको क्या पूछा था बताओ, यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है. तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5. बट ये कितने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सिंपल है. हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट टर्म है ना इसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी. इसकी जो भी पोजीशन होगी उतने टर्म्स है, उतने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 5. यहाँ पे देखो, ये जो सारी लिस्ट है, ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, ये किसका कलेक्शन है? ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स का है जो क्या है, डिविजिबल बाय 5 है. तो यहाँ पे देखो, इस लिस्ट में कितने नंबर्स है वो हमको पता नहीं है. और वो कैसे पता चलेगा, जब हम ये लास्ट नंबर की, ये जो लास्ट टर्म है ना इसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे. जैसे कि देखो, ये टर्म 1 है, ये फर्स्ट टर्म है विच इज डिविजिबल बाय 5. ये ऐसा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5. ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है. बट इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सा टर्म है? अगर हम इस टर्म की पोजीशन फाइंड कर लेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 5. तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हियर करके लिखेंगे कि A है हमारा 100 और जो हमारा D है वो है 5, क्योंकि ये जो डिफरेंस मिला, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस मिला वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. और यहाँ पे हम लोग अगर इसकी पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा. ये जो टर्म है इसको फिलहाल के लिए हम लोग nth टर्म मानेंगे. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट, ये हमारा क्या है, nth टर्म है. तो ये हमारा nth टर्म है, दैट इज 995. और अभी हम लोग क्या करेंगे, यही बस n की वैल्यू फाइंड करेंगे. जब हमको ये n की वैल्यू मिल जाएगी तो मतलब हमको पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी है, हमारे पास क्या है, Tn इज गिवन बाय A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी. ओके, तो यहाँ पे nth टर्म, ये पूरा nth टर्म है. ठीक है, ये पूरा nth टर्म है. तो यहाँ पे हम लोग इसके पूरे के जगह पे हम लोग 995 लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू A है 100, फिर प्लस n की वैल्यू तो पता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, और D है हमारा 5. तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे पता है,
ये जो +100 है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये -100 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ये n-1 ऐसे ही रहेगा और इंटू 5 ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 895, ओके, इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब मैं थोड़ा सा स्पेस लेके आ जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पेस लेके आ जाती हूँ, और अभी आप लोग को क्या करना है, देखो 895, अब ये मल्टीप्लाई में 5 है, ये मल्टीप्लाई में 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो n-1, तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 7 जा, यस 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 4 बचेगा, एंड 5 9 जा 45, यानी कि 179 इज इक्वल टू n-1, तो ये -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, एंड दैट इज इक्वल टू n, तो दैट इज हमको n की वैल्यू क्या मिली, 179 + 1 करो ना, 180, n की वैल्यू 180 मिली। इसका मतलब हमको इस टर्म की पोजीशन मिल गई है, मतलब ये जो टर्म है वो इस एपी का 180th टर्म है, 180th टर्म है, ओके, 180th टर्म है। इसका मतलब कि इस एपी में ऐसे कितने टर्म्स है, तो इस एपी में ऐसे 180 टर्म्स है, ओके, 180 टर्म्स है, मतलब कि अगर आप लोग काउंट करोगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे बीच में बहुत सारे टर्म होंगे, और इस टर्म की जो पोजीशन है वो है 180th पोजीशन। इसका मतलब इस एपी में 180 टर्म्स है, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो क्या है डिविजिबल बाय 5 है, ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो क्या है डिविजिबल बाय 5 है। तो ऐसे हम लोग ये पता करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निगलेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस हमको इस टर्म की पोजीशन निकालनी थी, बस इस टर्म की जो भी पोजीशन थी वही हमारा आंसर था। दैट इज देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, ओके। वैसे ही आपको ये 7th वन जो है, 7th वन आप लोग होमवर्क करोगे, बाकी सब अभी इजी है, जो मेन है ना वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि 8th वन देख लो, 8th वन का मैं इशारा दे देती हूँ आपको। 8th वन क्या है, यहाँ पे हमको दिया है ये एक एपी है, दैट इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन। क्या बोला है, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। इसका मतलब क्या है कि ये जो एपी है इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो क्या है -151 है। इसका मतलब हमको क्या करना है, अगेन इस टर्म की पोजीशन निकालनी है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट ले लेंगे कि ये क्या है, हमारा nth टर्म है इस एपी का। यहाँ पे हम लोग इसको लेट ले लेंगे कि ये nth टर्म है। उसके बाद हम लोग वो tn का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस टर्म की क्या करेंगे, पोजीशन निकाल देंगे। बस जैसे ऊपर किया था ना, ऊपर कैसे किया था वैसे ही आपको करना है नीचे, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझा, क्या बोला है कि इस एपी में ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है -151 है, ओके। तो यहाँ पे हमने एपी तो लिख दिया था और यहाँ पे हमने लास्ट में इसको भी डाल दिया। तो हमने यहाँ पे डॉट 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 लिखा और फिर आगे हमने डाल दिया ये वाला नंबर दैट इज -151, और हमने लेट बोल दिया कि ये हमारा nth टर्म है इस एपी का। अब हम लोग n की वैल्यू निकाल देंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, ये जो नंबर है वो इस एपी का कौन सा नंबर है, मतलब कौन सा टर्म है, ठीक है। क्लियर है, ये भी होमवर्क करना। वैसे ही आपको यहाँ पे 9th वन देखो, जो अभी हमने किया था ना ऊपर वाला, ये वाला जो किया था ना, ये वाला 6th वाला, वैसा ही सेम हमारा ये 9th वाला है। तो इसको इग्नोर मत करना, ये होमवर्क के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे ही ये 10th वाला भी आप लोग करोगे। तो मैं मेन बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताई ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई बच्चा देखता नहीं है, फिर तो बुरा भी लगता है मुझे, ठीक है। तो आप ये 10th वन होमवर्क कर लो। अगर आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियोस अवेलेबल है पूरे, मतलब पूरा अच्छे से डिटेल में भी कराया है मैंने, तो आप वीडियो देख लेना, ओके। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो क्या है, एप्लीकेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और वही ये सब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में, वो दिया रहता है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो चलो इसको देखते हैं।
तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो जो टॉपिक है, टॉपिक जो है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एपी होती है ना उसके फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब एडिशन या वी कैन ऑल्सो से ऐड करना, प्लस करना। ओके, अब ये टॉपिक क्या है मैं पहले बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर अ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, then sum of first n terms of an AP is given by, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है a है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है d है। तो उस AP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये फर्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उस एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होगा दैट इज गिवन बाय, दैट इज डिनोटेड बाय एसएन। तो एसएन का मतलब क्या होता है, ये एसएन को हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, क्या बोलोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, n/2। इसका ये फॉर्मूला है, दैट इज n/2 ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के अंदर होगा 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है कि अगर हमको एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करना है तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है और वो है ये वाला फॉर्मूला। ओके, इसका एक और एक फॉर्मूला है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एक और एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब कि जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, Sn इज गिवन बाय n/2 ब्रैकेट ओपन T1 प्लस Tn। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ये कैसे आया है वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो ये जो 2a है ना, इस 2a को हम लोग ब्रेक डाउन करके a प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस ए क्या होगा, 2a ही होगा। तो हमने 2a को ब्रेक डाउन कर दिया a प्लस ए में, और आगे क्या है हमारा प्लस आगे क्या है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर है n-1 इंटू डी। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो ये जो a है, हम लोग a को क्या करते हैं, a मतलब क्या, टर्म 1, यानी कि इसको हम लोग T1 भी लिख सकते हैं, a के जगह पे हम लोग T1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये पूरे को देखो, यहाँ पे ये तो हमारा किसका तो फॉर्मूला था, चलो याद करो ये किसका फॉर्मूला था। यस, वी हैव कि Tn जो होता है ना दैट इज गिवन बाय a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है ना, a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, यानी कि इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Tn। क्या लिख सकते हो, Tn लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लस है बीच में तो प्लस, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो यहाँ से ये फॉर्मूला आया हमारा, यानी कि ये जो फॉर्मूला था ना इसके मदद से ही हमारा ये वाला फॉर्मूला आया है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन T1 प्लस Tn। अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोग कब यूज करोगे, यानी कि ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है वो कब यूज करने का, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। देखो T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, उस AP का फर्स्ट टर्म, और Tn मतलब क्या, Tn मतलब कि लास्ट टर्म, उस AP का लास्ट टर्म। जहां तक हमको सम फाइंड करना है, जिस टर्म तक हमको सम फाइंड करना है, तो अगर वो लास्ट टर्म दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करने का। और अगर सपोज करो कि लास्ट टर्म हमको नहीं दिया है,
लास्ट टर्म अगर हमको नहीं दिया है तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपको बस ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। और जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन t1 प्लस tn, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्मूला है। ये कब यूज करोगे, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करने का। अगर सपोज करो लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो उसके लिए मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस सेट से ही लेंगे, वो बेस्ट रहता है। तो वो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वन तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वन एक्टिविटी है। एक्टिविटी को कभी भी इग्नोर मत करना, एक्टिविटी जरूर करना। एग्जाम में एक्टिविटी बहुत आते हैं, ठीक है। एग्जाम यहाँ पे देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, सपोज करो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है 6 और उसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी है 3। हमको क्या करना है, उस एपी के फर्स्ट 27 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखो वी हैव टू फाइंड S27। अब ये S27 का मतलब क्या है कि उस एपी के फर्स्ट 27 टर्म्स जो है, उस एपी के जो फर्स्ट 27 टर्म्स है, फर्स्ट 27 टर्म्स जो है उस एपी के, उसका सम फाइंड करना है। यानी कि उनका क्या करना है, हमको एडिशन फाइंड करना है। उनका सम क्या है, उनका टोटल क्या है, वो हमको फाइंड करना है। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये Sn वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, देखो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 27। Sn ना, देखो Sn का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे ये जो n है, ये n का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो ये n का रोल प्ले कर रहा है 27। तो n हो जाएगा 27, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करोगे। n के जगह पे 27, n के जगह पे देखो 27 पुट किया। और यहाँ पे पहले तो पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा यहाँ पे आएगा 2a, ठीक है। फॉर्मूला पूरा अच्छे से लिखना। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2a आएगा। ये जो फर्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे 2a आएगा। बस आप वैल्यूज पुट कर लो, देख लो। ये आप तो आराम से होमवर्क के लिए भी कर सकते हो। मेरे को जो मेन बताना है वो बताना है ये सेकेंड वन। ओके, सेकेंड वन में मेन बताने वाली हूँ, इससे आप कुछ सीखोगे। तो इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वन देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। यानी कि हमको क्या करना है, जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उसके फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, मतलब उनका टोटल फाइंड करना है। जैसे कि समझाती हूँ, पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो इवन नेचुरल नंबर्स है वो कौन कौन से हैं। चलो बताओ, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 2 से, यानी कि 2 हमारा सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे 2, उसके बाद नेक्स्ट 4, देन नेक्स्ट 6, देन नेक्स्ट 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लिस्ट चलती रहेगी। तो हमको क्या करना है, ये जो इवन नेचुरल नंबर है ना, इसके फर्स्ट 123 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 123 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, मतलब इनका टोटल फाइंड करना है, टोटल। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स है। जैसे कि ये फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है, उसके बाद ये सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ऐसे करके 100 आएगा। उसके बाद 101, उसके बाद ऐसे 123th टर्म आएगा, 123rd टर्म आएगा। तो ऐसे हमको क्या करना है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो कौन कौन से है उसका लेना देना हमको नहीं है, बस हमको उनका सम फाइंड करना है। यानी कि वी हैव टू फाइंड S123। S123 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स। तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको A फाइंड करना पड़ेगा। A मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज 2। उसके बाद D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 - 2। तो 4 - 2 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये हो गया। ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, तो अगर वो सीक्वेंस AP में है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूलाज है ना, यहाँ पे देखो ये SN का जो फॉर्मूला है, जो TN का फॉर्मूला है, वो सिर्फ ऐसी सीक्वेंस के लिए
एप्लीकेबल है जो क्या है एपी में है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस एपी में है बरोबर, तो हम लोग बिंदास ये एसएन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए मिल गया, डी मिल गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एन का रोल कौन प्ले करेगा, एन का रोल प्ले करेगा 123। ओके, तो अभी हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी हैव एसएन इज गिवन बाय n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास nth टर्म नहीं है। nth टर्म नहीं है मतलब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है उस सीक्वेंस का। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ये एपी है, इसका जो लास्ट टर्म है यानी कि इसका जो 123rd टर्म है यही हमारा लास्ट टर्म होगा, और वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। तो बेटर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एस एन के जगह पे आप लोग पुट करोगे 123 इज इक्वल्स टू एन के जगह पे 123/2 ब्रैकेट ओपन 2, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे है 2, ओके, प्लस एन के जगह पे अगेन 123 -1 ब्रैकेट क्लोज, और डी के जगह पे 2 ब्रैकेट क्लोज। अभी बस क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप आगे तो प्रोसेस आराम से कर सकते हो, यानी कि खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे 123/2 ब्रैकेट ओपन 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करो 123 -1 होगा 122, और आगे है इंटू 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 123/2 ब्रैकेट ओपन 4 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 123/2 ब्रैकेट ओपन 4 प्लस 244 करेंगे तो 248 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 123 और इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, दैट इज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, यानी कि आंसर मिला 124। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आंसर क्या मिलेगा मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे देखो जो भी आंसर मिलेगा, एक काम करती हूँ फाइंड ही कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगी। 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, ओके, 0, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 0 0 3 2 और फिर 1, ओके, 3 2 1, ओके, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 4 4 8 9 10 11 12, ओके, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे हमको आंसर मिला है 15,252। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे ये इवन नेचुरल नंबर्स थे यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर थे ना, जो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर जो थे ना, उनका जो सम है, उनका जो टोटल है, यानी कि उनका जो एडिशन है, वो हमको कितना मिला, वो हमको मिला है 15,000। एक मिनट में यहाँ पे लिखती हूँ, उनका जो टोटल है, यहाँ पे उनका जो टोटल है वो कितना मिला है हमको 15,252 मिला है, ओके, क्लियर है। तो ऐसे हमको यूज करना है इस फॉर्मूला को क्वेश्चन में। चलो एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वन कर रही हूँ कि थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350, ओके। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मिनट पहले तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है, हमको सम फाइंड करना है। सम मतलब क्या होता है, टोटल, हमको टोटल फाइंड करना है। फाइंड द टोटल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिटवीन बोला है, एक तो ये वाला वर्ड जो है ना, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बिटवीन 1 and 350, बिटवीन 1 and 350 जो हमारे इवन नंबर्स है वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखो जब भी बिटवीन लिखते हैं ना तो हमको ये 1 और 350 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो यानी कि 1 और 350 के बीच में कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर्स है उसका हमको सम फाइंड करना है। तो जब भी यहाँ पे बिटवीन वर्ड यूज होता है, देखो यहाँ पे या तो बिटवीन वर्ड यूज होगा या तो फ्रॉम वर्ड यूज होगा। फ्रॉम, तो अगर फ्रॉम लिखा हुआ होता
तो हम ये 1 और 350 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन लिखा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब हम लोग ये 1 और 350 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसके बीच वाले नंबर्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो बिटवीन है, इसका मतलब हम ये 1 और 350 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, इतना समझ में आया? तो बिटवीन 1 एंड 350 जो हमारे इवन नंबर्स है, वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो स्टार्ट होगा हमारा 2 से। ओके, बिटवीन 1 एंड 350 जो इवन नंबर्स है वो स्टार्ट हो गए 2 से। 2 सबसे पहला हमारा इवन नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 350, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद सो ऑन। ओके, और जो लास्ट इवन नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 350 वो कौन सा होगा? देखो 350 को तो हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, इसके पहले आता है 349, बट 349 हमारा इवन नंबर नहीं है, इसके पहले आता है 348। तो 348 हमारा लास्ट इवन नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 350। तो हमने ये लिस्ट निकाल दी, हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट निकाल दी इवन नंबर की विच आर बिटवीन 1 एंड 350। ओके, तो अभी हमको इसी इवन नंबर का क्या करना है? सम फाइंड करना है, यानी कि ये जितने भी इवन नंबर है उसका सम फाइंड करना है, उसका क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा पता है? एन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास एन ही नहीं होगा, तुम लोग ही लॉजिक लगाओ, तुम लोग ही दिमाग लगाओ, अगर हमारे पास एन नहीं होगा तो हम लोग एस एन कैसे फाइंड करेंगे? मतलब हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमको कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो इवन नंबर्स है बिटवीन 1 एंड 350, ऐसे कितने इवन नंबर्स है? ये कितने इवन नंबर्स है, कितनों का सम फाइंड करना है वो तो पता होना चाहिए ना, एन तो पता होना चाहिए। एन मतलब क्या कि ये जो पूरा जो हमारा एपी है इसमें कितने सम है, इसमें कितने टर्म है वो तो पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एन निकालेंगे। तो इसलिए पहले हमको एन फाइंड करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। तो हमको एन क्यों फाइंड करना है वो समझ में आया कि नहीं? हमको एन इसलिए फाइंड करना है ताकि हमको पता चल सके कि हमको कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो लास्ट टर्म होता है ना इस एपी का, ये जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग nth टर्म मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? nth टर्म मानेंगे। यहाँ पे ऐसे लेट लेंगे, लेट tn इज इक्वल टू 348। तो हम लोग इसको nth टर्म मान रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? tn का फॉर्मूला, देखो tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे tn का फॉर्मूला यूज होगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें sn और tn दोनों का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, और वो ये वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये जो हमारा लास्ट टर्म है इसको nth टर्म माना, इसकी हम लोग पोजीशन फाइंड कर लेंगे। इसकी जो भी पोजीशन होगी उतने टर्म्स हो जाएंगे इस एपी में। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे? इस एपी का सम फाइंड कर लेंगे। तो हमने लेट ले लिया tn इज इक्वल टू 348। उसके बाद यहाँ पे देखो a हमारा 2 है, a मतलब फर्स्ट टर्म, और d हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस, तो वो भी आपको 2 मिलेगा। अभी हम लोग सबसे पहले tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब tn का फॉर्मूला क्यों यूज करना है उसका लॉजिक रीजन मैंने दे दिया है। ठीक है, तो tn इज गिवन बाय a प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? n-1 इंटू डी। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। तो ये nth टर्म हमने लिया है 348, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 348 इज इक्वल्स टू a2 है तो a2 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो n-1 ऐसे ही रहेगा, और जो हमारा d है वो है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी ये हो जाएगा 348, ये +2 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -2 इज इक्वल्स टू, आगे है n-1 ब्रैकेट के अंदर और 2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 346 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2। ओके सॉरी, ये 46 होगा, तो सॉरी 346 होगा। ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू n-1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 7 = 14 एंड 2 3 = 6। ओके, यानी कि यहाँ पे आ गया 173 इज इक्वल टू n-1। अब ये -1 जो है वो अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 एंड इज इक्वल्स टू n,
तो दैट इज हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 174। तो n इज इक्वल टू 174 मिला। तो ये क्या मिला है, इसको थोड़ा सा आप समझो ना, ये क्या मिला है पता है? ये हमको क्या मिला है? सबसे पहले तो हमको ये मिला है कि इस टर्म की जो पोजीशन है वो मिल गई है, दैट इज ये हमारा 174th टर्म है। ये हमारा क्या है? 174th टर्म है। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि इस एपी में, ये एक एपी तो है, इस एपी में कितने टर्म्स है? 174th टर्म है, 174th टर्म है। तो हमको इसी का क्या करना है? सम फाइंड करना है। इसका मतलब मैं एक तरीके से बताती हूँ। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया है? सबसे पहले तो देखो, बिटवीन 1 and 350, ध्यान से सुनो, बिटवीन 1 and 350 there are 174 even numbers। कितने इवन नंबर्स है? बिटवीन 1 and 350 देयर आर 174 इवन नंबर्स। और अभी हम इसी सब का सम फाइंड करेंगे, दैट इज नाउ वी हैव टू फाइंड S174। क्या फाइंड करना है? S174। ओके, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको स्पेस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे खिसका देती हूँ। ओके, तो अब हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नाउ करके लिखेंगे नाउ। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला जो है, यानी कि SN का जो फॉर्मूला है, SN इज गिवन बाय, और यहाँ पे देखो अभी हम लोग SN का वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है और ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट ओपन T1 प्लस Tn। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास देखो इस एपी का लास्ट टर्म जो है ना वो हमारे पास है, एंड दैट इज 348। तो जब भी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है तब हम वो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n के जगह पे लिखेंगे 174। ओके, अगर ये n नहीं होता तो हम लोग सम जिंदगी में कभी भी फाइंड नहीं कर सकते थे। तो S174 इज इक्वल टू n के जगह पे 174/2 ब्रैकेट ओपन T1 मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो AP का वो 2 है, प्लस जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब क्या? अगर आप लोग यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे तो दैट इज T। n के जगह पे क्या पुट करोगे? n के जगह पे 174 पुट करना है, तो T 174। इसका मतलब जो 174th टर्म है वो कौन सा है? हमारा 348 ही है ना? यानी कि यहाँ पे देखो यही तो हमारा था T 174, यानी कि यही तो हमारा 174th टर्म है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा nth टर्म है। तो ये जो Tn है ना, इसके जगह पे आप लोग लिखोगे 348। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाती हूँ ताकि आप हर एक एंगल से क्वेश्चन को देख सको, फॉर्मूला को देख सको। ठीक है, तो बस अभी वैल्यूज को पुट करो। तो बेसिकली बस मेरा यही कहना था आपको कि ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये उस एपी का लास्ट टर्म होता है, तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्व कर लो। तो ये 2 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 8 16, तो 1 बचेगा, 2 7 14, यानी कि 87 आ गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 350। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 350 इंटू 87। तो 7 0 0, 7 5 हो जाएगा 35, 7 3 21 प्लस 3 हो जाएगा 24। 0 आ गया, 8 0 0, 8 5 40, तो 8 3 24, 8 3 24 प्लस 4 हो जाएगा 28। तो यानी कि हमारा आंसर है 0 5 4, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 और यहाँ पे 3, यानी कि हमारा आंसर है 30450, यानी कि 30,450। ये आंसर जो है, ये आंसर हमको क्या बताना चाहता है कि बिटवीन, ध्यान से सुनो, बिटवीन 1 and 350 जो इवन नंबर्स है, जो इवन नंबर्स थे, कितने इवन नंबर्स थे? वेरी गुड, 174 इवन नंबर्स थे, और उनका जो सम है वो हमको मिला है 30,450। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, प्लीज इसको जरूर देखना। बाकी पूरी एक्सरसाइज या जो भी है प्रैक्टिस सेट वो आप खुद से होमवर्क में करो। बस मुझे एक लास्ट चीज बतानी है, ये एपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये 7th 8th और 9th जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर ट्राई करना। ये 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि अगर देखो
जैसे कि अगर आपको एपी में कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको सपोज करो एक एपी का क्वेश्चन है और उसमें अगर बोला जाता है कि आपको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं एपी के। कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैंने बताया था लगातार आने वाले टर्म्स, ठीक है। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं एपी में तो आपको कौन से लेने हैं, आपको लेने हैं a माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स है, ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये तीनों टर्म्स जो है, ये 3 टर्म्स है और ये 3 टर्म्स क्या होंगे, एपी में होंगे। ओके, तो अगर आपको कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोलते हैं एंड विच आर इन एपी, तो आपको ये तीनों टर्म्स लेने हैं। क्या लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ यही लेने हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में मेंशन नहीं किया होगा लेकिन आपको यही लेना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये क्यों लेना है, क्योंकि इससे आपका जो सोल्यूशन है ना वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि एपी के टर्म्स कैसे होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d एंड सो ऑन, बरोबर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाओ ना। अगर मैं बोलूं कि इसके पहले वाला जो टर्म है वो क्या होगा, तो वो होगा a माइनस डी होगा। क्या होगा, देखो अगर आप इसके बाद वाला टर्म देखोगे तो क्या है, a प्लस डी है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस डी हो रहा है। तो वैसे ही अगर इसके पहले वाला अगर आप लोग टर्म देखोगे ना तो वो होगा a माइनस डी। तो अगर जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोलते हैं विच आर इन एपी, तो आपको ये तीनों टर्म्स लेने हैं, दैट इज a माइनस डी, ए प्लस डी, हमेशा याद रखना। वैसे ही अगर आपको 4 टर्म्स लेने बोलते हैं, ओके, वैसे ही अगर आपको क्या बोलते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोलते हैं एंड दैट आर इन एपी, तो आपको जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, तो वो आपको लेने हैं a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। तो जब भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोलते हैं एंड दैट टर्म्स आर इन एपी, मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, तब आपको वो 4 टर्म्स जो लेने हैं वो ये वाले लेने हैं। ओके, कौन से लोगे, मतलब यहाँ पे देखो 4 टर्म लेने हैं ना, तो 4th टर्म आप लोग ये लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। एक तो फर्स्ट टर्म ये लेना, सेकेंड टर्म ये लेना, थर्ड टर्म ये लेना और 4th टर्म ये लेना। देखो ये चारों टर्म्स जो है वो एपी में ही होंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो जब भी 4 टर्म्स लेने हैं आपको तो आप ये वाले लेना, दैट इज a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये चीज आप याद रख लो, ये बहुत ही काम का है, ठीक है। याद कर लो, यहाँ पे लिख देती हूँ, याद कर लो। और ये तीनों सम्स जो है वो आज के आज अभी के अभी आप प्रैक्टिस करोगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो थर्ड वाला है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4। इसमें क्या है, पूरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दिया है और उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये एपी के जो फॉर्मूलाज है दैट इज टीएन और एसएन वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि वो वर्ड प्रॉब्लम को आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। ये वन शॉट है। वन शॉट में मोस्टली क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ओके, मेरा मोटिव था कि थोड़े बहुत क्वेश्चन करा लूँ जो मैंने कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी रेडी किए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो नोट्स है इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत ही छोटे नोट्स है, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है कि एक फॉर्मूला जो है वो पूरा प्रैक्टिस सेट में यूज हो जाता है, तो इसके कुछ ज्यादा नोट्स नहीं है, ठीक है। 2 पेज के ही नोट्स है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने नोट्स जो है वो किस हिसाब से बताए, किस हिसाब से बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एपी का डेफिनेशन लिखा, ठीक है। बहुत ही मेन चीजें लिखी है मैंने नोट्स पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कॉमन डिफरेंस समझाया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होता है वो भी समझाया है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
और यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। उसके बाद देखो जनरल टर्म जो होता है एपी का वो कैसा होता है, तो ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक है, मैंने बताया है सब कुछ आपको, बस आप नोट्स ले लो। ये नोट्स का आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो या अपने मोबाइल में रख के भी इसको रेफर कर सकते हो, या अगर आप खुद लिखने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, तो बेटर होगा कि अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो या फिर मोबाइल से ही रेफर करो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली आप खुद भी कॉपी कर सकते हो ये नोट्स। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है ये। उसके बाद लास्ट आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के दो फॉर्मूला है, नंबर 1, नंबर 2। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे मैंने ऊपर लिखा है, ये फॉर्मूला कब यूज करने का ऊपर मैंने लिखा है अच्छे से। उसके बाद जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं अगर एपी के तो ये वाले लेना, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं एपी के तो ये वाले लेना, और इसी के साथ हमारा जो नोट्स है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो प्लीज इसको डाउनलोड कर देना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटर रहेगा कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो मैं वहां पे डायरेक्टली आपको पीडीएफ दे देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप क्या करने का, टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, मतलब सॉरी टेलीग्राम वाला जो ऐप है ना, उसमें क्या करो एट द रेट सबसे पहले लिखना, उसके बाद गैलेक्सी ऑफ मैक्स लिखना, गैलेक्सी ऑफ मैक्स लिखना, तो आई थिंक आ जाएगा आपको, मेरा चैनल जो है वो दिख जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो चलो अभी फाइनली हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।